Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start chapter 12 part 1 thermodynamics. The topics we cover in this video: introduction to thermodynamics, thermodynamic systems, zeroth law of thermodynamics and specific heat. Thermodynamics दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनेमिक. The meaning of thermo is heat, temperature, hotness and warmth, and the meaning of the dynamic means moving object, means moving position. So it is the branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy. So ये जो फिजिक्स की ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच में हम हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हीट किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. In thermodynamics, we study the macroscopic quantities of the system such as volume, pressure, temperature, internal energy, entropy and enthalpy. So यहाँ पर हम जो थर्मोडायनेमिक्स में जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कि चेंजेस होते हैं, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी. सो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीज़ें भी स्टडीज होती हैं. थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जब आप विंटर्स में अपने हैंड्स को रब करते हैं, दैट मीन्स जब हम हैंड्स को रब करते हैं तो हम अपनी बॉडी को विंटर्स में क्या करना चाहते हैं, वार्म रखना चाहते हैं, और बॉडी को वार्म करने के लिए हम अपने हैंड्स को रब करते हैं. हैंड्स रब होने से हमारे जो वर्क होता है और वर्क से फ्रिक्शन के थ्रू हीट इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमें ठंड कम महसूस होती है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स का. दूसरा, जब हम बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं या बहुत क्राउडेड जगह पर होते हैं तो हमें बहुत पसीना आता है, हम बहुत स्वेटिंग फील करते हैं. ऐसा क्यों होता है कि जब हम बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ में होते हैं या हम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, जैसे लाइक आप किसी ऑटो रिक्शा में हैं, किसी बस में हैं, तो वहाँ पर दूसरी बॉडीज़ की वजह से आपकी खुद की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जिससे कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें पसीना आने लगता है. तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. थर्मोडायनेमिक्स मीन्स मूविंग ऑफ हीट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट. जब आप कोई भी कुक की हुई, सपोज कीजिए कि आपने एक कप चाय को अपने टेबल पे रखा हुआ है और चाय का टेम्परेचर बहुत हाई है और उसके सराउंडिंग्स यानी कि उसके आसपास का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर चाय का टेम्परेचर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स चाय से हीट एनर्जी फ्लो होगी. सो चाय का कप अगर सिस्टम है तो सिस्टम से सराउंडिंग्स के बीच में हीट का फ्लो होगा और चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा और चाय का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जितना उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स. देयर आर थ्री थिंग्स इन द थर्मोडायनेमिक्स: सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स. व्हाट इज सिस्टम? कोई भी बॉडी या पार्ट जिसको कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने, जैसे कि जब हम काइनेमेटिक सेकेंड यूनिट पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, तो उस यूनिट में हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, और उस मूविंग ऑब्जेक्ट में हम उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसकी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. तो हम फिजिक्स में जब भी किसी थिंग को, किसी चीज़ को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम उस चीज़ को एक नाम देते हैं बॉडी, पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट. उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में जब हम किसी चीज़ को, किसी थिंग को ऑब्जर्व करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हम उसको नाम देंगे सिस्टम. सो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ सिस्टम हो सकती है. सो सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ नोन एज सिस्टम. अब आपका कोई भी पार्ट, मान लीजिए कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें हमने एक चाय का कप लिया है, तो चाय का कप क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, और उस
सिस्टम को छोड़ के, यानी कि उस चाय के कप को छोड़ के उसके आसपास की जो भी जगह है वो सब क्या हो गया, उसकी सराउंडिंग्स हो गई। सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसका कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, वो उसकी सराउंडिंग्स हो गई। और यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल स्टेट, एंड थर्मोडायनेमिक का मतलब है मूविंग ऑफ द हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट। सो जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन्स जब दो बॉडीज का टेम्परेचर या दोनों बॉडीज की हीट एनर्जी या दोनों बॉडीज की हीट आपस में इक्वल हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम दोनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर या दोनों बॉडीज़ की हीट इक्वल नहीं हो जाती है। तो जब दोनों बॉडीज़ की हीट आपस में इक्वल हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, देन वी कैन से देन दीज बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो बॉडीज़ हैं वो किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। और दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। मीन्स अगर हम किसी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सपोज हमारे पास ये बॉडी है, तो 10 o'clock पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री था और 11 o'clock पर हमने देखा तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही है, तो दैट मीन्स ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में भी जब कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी सेम रहेगा, देन वी कैन से देन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Next, thermodynamic system. There are three types of thermodynamic system: open system, closed system and isolated system. So system आपको पता चल गया है, जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट जिसको कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और ये सिस्टम आपके तीन टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो फर्स्ट वी एक्सप्लेन ओपन सिस्टम। व्हाट इज़ ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम का मतलब है कि वो खुला हुआ सिस्टम है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, जा सकती है। सो इट इज़ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इवॉल्व्ड फ्रॉम सिस्टम और शेयर विथ सराउंडिंग्स। यानी कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिससे कि एनर्जी अंदर, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर भी कर सकती है और उस सिस्टम के बाहर भी एनर्जी जा सकती है, और उस सिस्टम में उसका मैटर यानी कि उसका मास इन हो सकता है और आउट भी हो सकता है। मास भी एंटर कर सकता है, मास एंटर भी कर सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। उसी तरीके से एनर्जी भी इन और आउट दोनों हो सकती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि मैटर एंड एनर्जी दोनों ही उसमें एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ओपन सिस्टम। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि इसमें मैटर नहीं एंटर कर सकता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास पॉसिबल नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, एनर्जी यहाँ से आउट भी हो सकती है और इन भी हो सकती है। सो अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो सपोज करिए कि आपके पास एक कैंपर है और उस कैंपर में आप ऊपर से उसका ढक्कन खोलकर आप उसमें गर्म पानी डाल रहे हैं, आप उसमें गर्म पानी को डाल रहे हैं और नीचे से उसका टैप खोलकर आप वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो इस कैंपर में जब आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, दैट मीन्स आप मास यहाँ से एंटर कर रहे हो, और जब यहाँ से आप पानी को निकाल रहे हो, टैप ओपन करके आप यहाँ से जब पानी निकाल रहे हो तो यहाँ से मास क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये एक तरीके का ओपन सिस्टम हो गया।
अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर मास को एंटर कर रहे हैं और हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा होगा। मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ से सपोज करिए कि इसका 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है इसके अंदर जाने के बाद, तो यहाँ से जो टेम्परेचर निकल रहा है वो 99 डिग्री निकल रहा है। तो यहाँ पर भी सिस्टम में एनर्जी जो है वो इन हो रही है और आउट हो रही है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि एक सिस्टम कैसा है, एक ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम क्लोज सिस्टम, यानी कि इस टाइप के सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एंटर कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, बट यहाँ पर मास एंटर और एग्जिट नहीं हो सकता। तो इस तरीके का जो सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा क्लोज सिस्टम। सपोज करिए कि जैसे आपके पास कोई थर्मल फ्लास्क है और उस थर्मल फ्लास्क में आपने थर्मल फ्लास्क नहीं लेते हैं, हम एक सिंपल प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं। हमने एक सिंपल प्लास्टिक की बोतल ली है और उस प्लास्टिक की बोतल को आपने ऊपर तक फिल करके उसको आपने लिड तक फिल कर दिया है और फिल करके आप उसने यहाँ पर कैप आपने बंद कर दी है। तो यहाँ पर इसके मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जितना मास हमने इसमें फिल किया हुआ है, यानी कि जितना वाटर हमने फिल किया हुआ है, उतना ही वाटर इसमें कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप इसके अंदर से लिड को खोलकर वाटर की क्वांटिटी को कम नहीं कर देते। इसके मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसमें हॉट वाटर फिल किया है तो आप 1-2 घंटे के बाद देखते हैं तो वाटर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जितना गर्म पानी आपने इसमें फिल किया था उतना गर्म पानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज्ड सिस्टम है बट एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक एनर्जी जो है वो आउट हो रही है और एनर्जी इन हो रही है। तो यहाँ से जो वाटर है वो वाटर का टेम्परेचर यहाँ से इस प्लास्टिक से बाहर निकलेगा, यानी कि इसकी हीट जो है वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। और इस तरीके से जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बॉटल के पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एक क्लोज सिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब है नो कनेक्शन। सिस्टम का सराउंडिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 100% एक आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। हम एक कहीं हद तक हम किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, बट 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो पास हो जाती है। जैसे कि आप अगर एक मिल्टन का बहुत अच्छी क्वालिटी का थर्मल फ्लास्क ले लें तो उस थर्मल फ्लास्क में जब आप हॉट वाटर को फिल करते हैं तो वो 4-5 घंटे तक गर्म रह सकता है। लेकिन आप कहें कि वो 4-5 दिन तक गर्म रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। 4-5 दिन तक गर्म नहीं रह सकता, आपको 4-5 घंटे तक, 6 घंटे तक गर्म रह सकता है। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, ऐसा सिस्टम हम आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। सो इट इज़ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच आइदर मैटर नॉर एनर्जी ऑफ सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, जिससे कि ना तो मैटर निकल सके और ना ही एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र हो सके। ऐसा सिस्टम हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। It states that if two systems A and B are in thermal equilibrium with the third system C, then A and B must be in thermal equilibrium with each other. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 सिस्टम हैं और वो 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सपोज करिए जैसे कि A और B, यहाँ पर A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि A का टेम्परेचर वही है जो C का टेम्परेचर होगा। इसी तरीके से B का टेम्परेचर भी वही है जो C का टेम्परेचर होगा। B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जब A और B दोनों ही अलग अलग किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन्स किसी थर्ड बॉडी के साथ, किसी थर्ड सिस्टम के साथ उसका टेम्परेचर सेम है, देन A और B का टेम्परेचर या A और B की हीट एनर्जी भी आपस में सेम होंगी, यानी कि A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो दिस इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वर्क। व्हाट इज वर्क?
Energy transferred by the system to another, that is accountant for change in the external generalized mechanical constraint on the system is known as work. जब हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या हम उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं या उस सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं या उस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं या सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वहाँ पर वर्क होता है। व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इट मीन्स नेगेटिव वर्क। जब हम किसी सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं, किसी सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। और जब हम किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, व्हेन वर्क ऑन द सिस्टम, व्हेन वर्क ऑन द सिस्टम इट मीन्स पॉजिटिव वर्क। जब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा। देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द वर्क। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, देन ट्रांसफर्ड एनर्जी इज कॉल्ड हीट। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरे सिस्टम में, किसकी वजह से? दोनों बॉडीज़ के या दोनों सिस्टम के टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, उसको हम कहते हैं हीट। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन एनर्जी ट्रांसफर्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, देन एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन दैम इज कॉल्ड वर्क। और जब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं वर्क। सो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है वर्क में और हीट में। जैसे कि व्हेन अ हॉट बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी टिल देयर टेम्परेचर डू नॉट बिकम इक्वल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट। बट when a person stirred a cold water taken in a vessel, then energy is transferred from the person into the water and water becomes slightly hot, whatever be the initial temperature of the water. In this condition, transferred energy is the work done by the person. So there is a little difference between the heat and the work. So it is clear that when work done by the system, it means negative work, and when work on the system it means positive work. W equals to integration P into dV, where P is the pressure of a gas and dV is the volume change in the gas diagram. So अगर ये U हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी की इंटरनल एनर्जी है U, अब इस सिस्टम पर वर्क करेंगे तो हम पॉजिटिव वर्क लेंगे और इस सिस्टम के थ्रू वर्क होगा यानी कि सिस्टम वर्क करेगा, देन उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट अगर सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है यानी कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम में, देन पॉजिटिव आएगा प्लस Q। एंड व्हेन हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, जब हीट लॉस कर रहा है सिस्टम, कोई भी हीट को लॉस कर रहा है, टेम्परेचर लॉस कर रहा है, देन वी टेक नेगेटिव Q। स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? It is the quantity of heat which is required to produce a change in the temperature dt is also proportional mass of the sample. Specific heat क्या होता है? Basically specific heat क्या है कि suppose अगर हमने कोई एक substance लिया है और उस substance का mass हमने कितना रखा है? यूनिट मास रखा है, यानी कि किसी भी यूनिट सब्सटेंस को, यूनिट किलोग्राम या 1 किलोग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन रेज करने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द यूनिट डिग्री। मीन्स अगर आपके पास कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए और उस सब्सटेंस का यूनिट मास ले लीजिए। यूनिट मास का मतलब है आप 1 ग्राम ले सकते हैं, 1 किलोग्राम ले सकते हैं। सो अगर आप किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को लेते हैं तो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट चाहिए हमें हीट का या जितना अमाउंट हमें चाहिए एनर्जी का, उस अमाउंट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट।
समझ में आ रहा है? द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कितना है 1 किलोग्राम, अब इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, तो मैं इसका टेम्परेचर कितना करना चाहती हूँ 26 डिग्री करना चाहती हूँ। तो 26 डिग्री करने के लिए मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर, इस यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट चाहिए जिससे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, उस हीट के अमाउंट को कहेंगे स्पेसिफिक हीट। द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट इज Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T, where Q is the amount of the heat which is required to raise the temperature of the body by 1 degree or 1 Kelvin. M is the mass of the substance which is 1 kilogram or unit mass. C is the specific heat and delta T change in the temperature. So C heat capacity by mass. C क्या है? C स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट कैपेसिटी अपॉन मास होता है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।